पार्ट 10 ऑफ माई एब्सेशन। जैसल अपनी बात पूरी कर पाता तभी आहना सिसकते हुए कहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता, आई एम नॉट कंफर्टेबल। इतना कि आहना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर खौफ साफ नजर आ रहा था, क्योंकि वह अच्छे से जानती थी कि उसकी मर्जी की कोई वैल्यू जैसल की नजरों में है ही नहीं। ऊपर से उसके इनकार से जैसल का गुस्सा और बढ़ जाता है। शायद आहना को पता था कि इस इनकार के बाद उसे अब जैसल का गुस्सा और उसकी हैवानियत दोनों ही सहनी पड़ जाएगी, इसलिए वह खड़ी खड़ी कांप रही थी। तभी जैसल उसकी बाजू पकड़ उसे पीछे घुमाता है और उसे कुर्ते की डोरी को वापस बांधने लगता है। जैसल की इस हरकत से आहना थोड़ा हैरान रह जाती है। उसे जैसल से इतना काम बिहेवियर की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जैसल वापस आहना को अपनी ओर घुमाता है और उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, रेडी होकर बाहर आओ, हम घूमने चल रहे हैं। इतना कि वे जैसल वहां से जाने के लिए मुड़ा ही था कि आहना हड़बड़ा कर बोल पड़ती है, मुझे कहीं नहीं जाना। जैसल आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेता है और आहना के चेहरे को अपनी सख्त हथेलियों में भरते हुए कुछ अड़क लहजे में कहता है, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो अभी के अभी मेरी हवस मिटाओ या फिर मेरे साथ चुपचाप बाहर चलो। ये तो तुम्हें भी पता है कि इनमें से दोनों ही काम मैं जबरदस्ती करवा सकता हूँ तुमसे, फिर भी मैं अच्छे से पेश आ रहा हूँ, तो मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। 5 मिनट में बाहर आओ। इतना कि जैसल कमरे से बाहर निकल गया और आहना बिना मन के रेडी होने लगी। जैसल अपनी कार के पास खड़ा सिगरेट के कश भर रहा था। वो इस वक्त बड़ी बेसब्री से आहना के इंतजार में था। तभी उसके कंधे पर एक हाथ महसूस होता है। जैसल पलट कर देखता है तो काश भी खड़ी थी। जैसल तिरछा मुस्कुरा कर कहता है, फिर चली आई बेइज्जती के डोज लेने। लगता है मेरी नफरत कुछ ज्यादा ही रास आ रही है तुम्हें। काश भी जैसल के गाल पर अपनी मुलायम हथेली रख कहती है, एक बार अपने दिल से पूछो तो सही कि वे सच में मुझसे नफरत करता है या बस मुझे मेरी गलती की सजा दे रहा है। जैसल उसकी हथेली झटकते हुए अपनी आईब्रो झटकते हुए अपनी आई हथेली झटकते हुए अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहता है, डोंट टच मी अगेन। काश भी बेचैन होते हुए कहती है, प्लीज मेरी बात को समझो ना हीरो, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। गलतियां सबसे हो जाती है, मुझसे भी हो गई, क्या तुम अपने प्यार को माफ नहीं कर सकते? जैसल तिरछा मुस्कुराते हुए कहता है, बेशक मैं अपने प्यार को माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो कि तुम मेरा प्यार हो। आहना इज माई लाइफ, आहना इज माई लव। मैं उसके लिए अपने उसूल तोड़ सकता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं। और ये सब मुझे जलाने के लिए कह रहे हो? काश भी अपनी आंखों में नमी लिए हुए बोली। जैसल कुछ कहने को होता है कि उसकी नजर कुछ कदम दूर खड़ी आहना पर पड़ती है, जो अपनी नजरें झुकाए चुपचाप खड़ी हुई। जैसल काशी को इग्नोर कर आहना के करीब जाता है और उसके हाथ को अपने हाथ में थामते हुए उसे कार तक लेकर जाता है। काश भी अभी भी अपनी जगह पर खड़ी थी और जैसल को निहार रही थी। कार का दरवाजा खोल जैसल आहना को पिछली सीट पर बैठाता है और काशवी की तरफ देख स्माइल करते हुए कहता है, एक्सक्यूज मी मिसेस ठाकुर, मैं जरा अपनी वाइफ के साथ घूमने जा रहा हूँ, आपसे बाद में मिलता हूँ। काशवी कोई जवाब नहीं देती। जिसल कार की पिछली सीट पर आहना के पास बैठ जाता है और ड्राइवर कार को आगे बढ़ा देता है। लग्जूरियस मार्ग जिसके बाहर जैसल की कार रुकी और उसके ठीक पीछे एक दूसरी कार रुकी, जिसमें राका के साथ जैसल के कुछ गार्ड्स थे। जैसल किसी कीड़े की तरह अपनी तरफ से उतरता है और सीधा आहना की तरफ का गेट खोलता है। आहना की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है तो आहना चुपचाप उसके हाथ में अपना हाथ रख देती है और कार से बाहर उतरती है। उसका हाथ थामे हुए जैसल मॉल के अंदर जाता है। कांच के अंदर सजे चमचमाते हुए ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, फुटवियर, ब्यूटी प्रोडक्ट, सब कुछ वीआईपी नजर आ रहा था। वो चीजें जिन्हें देख कोई भी लड़की खुश हो जाए, लेकिन आहना ने नजर उठाकर किसी भी चीज को देखा तक नहीं। वो बस जैसल के साथ साथ चलती जा रही थी। चेहरे पर सूनापन था तो आंखों में एक खालीपन। जैसल आहना का हाथ थामे हुए ज्वेलरी शॉप के अंदर जाता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ सब कुछ काफी खूबसूरत है, आई नो तुम्हें बहुत पसंद आएगा, जितने पीस लेना चाहो ले सकती हो। जैसल की बात सुन आहना ने एक नजर उसे देखा और फिर एक नजर उस ज्वेलरी शॉप पर दौड़ाई। उसके बाद दोबारा अपनी नजर झुकाते हुए बोली, मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आहना की बात सुन जैसल एक पल खामोश रहा, शायद अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। फिर आहना का हाथ अपनी सख्त हथेली में दबाते हुए बोला, तुम्हारी मर्जी की कितनी वैल्यू है मेरी नजर में, ये बात तुम अच्छे से जानती हो, फिर भी हर बात के लिए इनकार क्यों करती हो? आहना कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। आंखों में कुछ नमी सी तैर गई थी, लेकिन उसने उस नमी को अपनी आंखों के अंदर ही समेट लिया।
जैसल कुछ पल आहना के मुरझाए हुए चेहरे को निहारता रहा। शायद उसे भी अच्छा नहीं लगा आहना की आंखों में नमी देखकर। उसने अगले ही पल आहना के वो हाथ पर अपनी पकड़ ढीली की और उसका हाथ थामे हुए आगे बढ़ा। फीमेल स्टाफ की ओर देख जैसल बड़े गुरूर से बोला, सबसे एक्सपेंसिव पीस दिखाए। वो फीमेल स्टाफ सबसे वीआईपी नेकलेस जैसल और आहना के सामने रखती है। आहना ने एक नजर भी उन चीजों पर नहीं डाली। वो वह ऐसे ही खामोश खड़ी रही। जैसल ने एक नजर आहना के चेहरे पे देखा, फिर उन चमचमाते हुए डायमंड नेकलेस में से एक बहुत ही खूबसूरत और यूनिक पीस अपने हाथ में उठा उसे देखने लगा। जैसल ने उस नेकलेस को बॉक्स से अपने हाथ में लिया और आहना के ठीक पीछे खड़े होकर उसके गले में बड़ी अदा के साथ वह नेकलेस डाला। आहना चुपचाप खड़ी रह गई सामने बड़े से आईने में से उसकी नजरें आहना के चेहरे से होते हुए उसके गले में सजे उस खूबसूरत नेकलेस पर गई जो आहना की गोरी गर्दन पर और ज्यादा निखर रहा था। जैसे उस नेकलेस को आहना के गले में पहना उसका हाथ थामे हुए आगे बढ़ता है। दिस इज फाइनल, दिल बना दो उसका। इतना कह जैसे उस शॉप से निकलकर अगली शॉप पर गया। इस दौरान उसने आहना का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। उस शॉप के अंदर काफी खूबसूरत इंडियन और वेस्टर्न ड्रेस सजी हुई थी। जैसल आहना की तरफ देख कहता है, तुम खुद अपने लिए ड्रेस पसंद करोगी या फिर नेकलेस की तरह ड्रेस में मेरी पसंद का पहनोगी? आहना बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, मेरे पास काफी ड्रेसेस ऑलरेडी है, मुझे और नहीं चाहिए। जैसल एक गहरी सांस लेता है, फिर आहना का हाथ छोड़ वहां रखी सभी ड्रेसेस पर अपनी नजर दौड़ाने लगता है। उसमें से उसे जो भी पसंद आती उसे स्टाफ से निकलवा कर साइड में रखवा देता। तभी जैसल की नजर स्टेचू के ऊपर सजी एक खूबसूरत सी ड्रेस पर पड़ती है। वो मैरून कलर का एक वेस्टर्न गाउन था जो बेहद स्टाइलिश और फैंसी लग रहा था। जैसे उस ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए आहना की ओर देख कहता है, इसे ट्राई करके आओ। आहना उस ड्रेस को देखती है, फिर जैसल की तरफ देखने लगती है। तब तक हेल्पर उस ड्रेस को निकाल कर आहना के हाथ में रखती है। आहना में आइए मैम, मैं आपको चेंजिंग रूम बता देती हूँ। जैसल आहना की ओर देखता है जो अभी भी चुपचाप खड़ी थी। गो फास्ट पाई थी जैसल की वजनदार आवाज को सुन आहना बिना मन के चेंजिंग रूम में जाती है। वो उस गाउन को पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर निकली ही थी कि सामने चारू खड़ी थी जिसने अपने हाथ में एक ड्रेस ले रखी थी। शायद वह चेंजिंग रूम के खाली होने के इंतजार में ही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो दोनों के चेहरे पर ही हैरानी के भाव आ गए। चारू आश्चर्य के बावजूद बोली, आहना तू यहाँ? आहना कुछ कहने को होती है कि चारू उसका हाथ पकड़ लेती है और आंखों में नमी के साथ साथ फोटो पर एक मुस्कान ले कहती है, कहाँ चली गई थी तू मुझे बिना बताए? यू हैव एनी आइडिया कि मैं कितना परेशान थी जब से तू गायब हुई? हुआ क्या था मुझे अभी बता। आहना अपनी सही नजरों को घुमा जैसल की तरफ देखती है जो इस वक्त अपने फोन पर किसी से बातें कर रहा था और उसका ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था। आहना चारू की तरफ देखते हुए हड़बड़ाई से कहती है, देख चारू, पूरी कहानी सुनाने का वक्त नहीं है मेरे पास, लेकिन तू मेरी बात ध्यान से सुन। थोड़ा से दूर रहना, उससे बहुत दूर चली जाना, इतनी दूर कि वह तेरी परछाई तक भी ना पहुंच पाए। वो वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वह बाहर से दिखता है। उसका एक अलग चेहरा है। आहना क्या क्या है ध्रुव ने? क्या तू फिर से उस हैवान की कैद में है? मुझे पूरी बात बता। चारू बेचैन हुए होते हुए कहती है। आहना फिर से जैसल की तरफ देखती है जिसने कॉल कट कर गया था और इधर उधर अपनी नजरें दौड़ा रहा था। शायद वे आहना को भी तलाश कर रहा था। आहना चारू के हाथ में अपना हाथ रख कहती है, अभी मैंने तुझे जितना कहा है तू उतना कर, मैं बाद में मिलूंगी तुझसे। इतना कह आहना तेज कदमों से वहां से निकल गई। चारू ने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन उसकी आवाज को अनसुना करते हुए आहना सीधा जैसल के सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसल जिसने अभी सिगरेट को अपने मुंह में फंसाया ही था, अब शायद वे उस सिगरेट को सुलगाने ही वाला था, लेकिन आहना को देखते ही वे बिल्कुल थम सा गया। सिगरेट फोटो के बीच फंसी रह गई और उसे सुलगाने का या बाहर करने का भी ध्यान जैसल के दिमाग से जा चुका था। उसकी गहरी नजरें सिर्फ और सिर्फ आहना पर टिकी थी। उस वेस्टर्न गाउन में आहना बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसके गले में चमकता हुआ नेकलेस जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहा था। उसकी उड़ती हुई जुल्फें जो उसके गालों को तंग कर रही थी। उसकी घनी पलकें जो चाहकर भी ऊपर नहीं उठ पा रही थी। आहना को देख जैसल पूरी तरह से खुद को
से खुद को खोने लगा था। मुंह में फंसी सिगरेट उसकी गर्म सांसों से ही सुलगने लगी थी। वह सिगरेट को निकाल बाहर फेंकता है और आहना के बेहद नजदीक आकर उसके चेहरे को अपनी गहरी नजरों से देखने लगता है। बहुत खूबसूरत लग रही हो। ये ड्रेस शायद तुम्हारे लिए ही बनी है। अपनी भारी और मध्यम आवाज में जैसल ने आहना की तारीफ की, जिससे आहना को रत्ती मात्र भी फर्क नहीं पड़ा। जैसल आहना की हथेली पकड़ता है और उसके लबों को देखते हुए कहता है, तुम सोच भी नहीं सकती कैसे खुद को रोक रखा है मैंने, लेकिन अब और नहीं रोक पाऊंगा। मेरे अंदर की तलब मुझे बेचैन किए जा रही है। मुझे इस वक्त तुम चाहिए तो बस चाहिए। आहना ने निगाहें उठा जैसल को देखा तो जैसल उसका हाथ थामे हुए अपने कदम बढ़ाने लगा और कुछ ही पलों में वे दोनों मॉल से बाहर आ गए। जैसल की कार तेजी से सड़कों पर दौड़ रही थी। उसके पीछे एक और कार थी जिसमें राका के साथ बाकी के गार्ड्स थे। कार के अंदर भी जैसल की नजरें सिर्फ आहना पर टिकी थी और आहना ने पूरी तरह से जैसल की ओर से अपना मुंह मोड़ रखा था, क्योंकि उसे पता था कि जैसल की नजरें उस पर टिकी हुई है और जैसल तो अपनी हवस मिटाने के लिए कहीं भी शुरू हो जाता है। तभी जैसल ने आहना का हाथ पकड़ा और आहना ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर जिस चीज के लिए वे इतनी देर से डरी सहमी बैठी थी शायद अब वही होने वाली थी। जैसल सर्द आवाज में कहता है, गर्दन टेढ़ी हो जाएगी अगर कुछ देर और तुमने इसे ऐसे ही रखा तो मेरी ओर देखो। आहना धीरे धीरे अपना चेहरा घुमा जैसल की तरफ मुड़ती है और एक नजर उसे देख वापस अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। जैसल कुछ पल अपनी नजरों की गहराइयों से आहना को निहारता है, फिर होले से अपनी सख्त हथेली आहना के कोमल गाल पर रखता है। उसकी छुअत से आहना कांप उठती है। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती है। जैसल गंभीर हुए कहता है, आई एम सॉरी बट आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू टच यू। जैसल के इन शब्दों में उसकी बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। आहना को पता था कि जैसल कब उसको उसके रोकने से रुका था, जो आज रुकेगा, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। बस पलके झुकाए बैठी रही। आहना की गर्दन को अपनी हथेली से पकड़ जैसल ने उसे अपने बेहद करीब किया और उसके कांपते लबों को अपने हार्ड एंड डार्क लिप्स के बीच कैप्चर कर लिया। कभी अपर तो कभी लोअर लिप्स को। जैसल पैशनेट होकर बस पिए जा रहा था। उसका किस अब काफी ज्यादा वाइल्ड होने लगा था, इससे कि आहना ने कसकर उसकी शर्ट को पकड़ा और उसे खुद से दूर करने लगी। इस बात का एहसास होते ही जैसल ने उसके लबों को आजाद किया। आहना अपनी तेज सांसों को काबू करने की कोशिश करने लगी। जैसल अभी भी अपनी डिजायर भरी निगाहों से उसके सीने की ओर देख रहा था, जो तेज सांसों के कारण ऊपर नीचे हिलकोरे ले रहा था। जैसल एक बार फिर आहना को छूने के लिए अपनी हथेली बढ़ाता है कि अचानक ही कार में तेजी के साथ ब्रेक लगता है। जैसल ने तुरंत आहना की बाजू पकड़ उसे थामा, क्योंकि आहना जिस तरह से बैठी थी गाड़ी अचानक रुकने से वे सीधा आगे की सीट से टकरा जाती। जैसल ने अपना एक पैर सीट पर टिका रखा था, इसलिए उसका बैलेंस बना हुआ था। बॉस वो सामने ड्राइवर अपनी बात कह ही रहा था कि कार का शीशा तोड़कर एक बुलेट अंदर घुसी और सीधा ड्राइवर के माथे पर लगी। कार के टूटे हुए कांच के टुकड़े आहना और जैसल की तरफ भी आए। ये देख आहना को प्रोटेक्ट करते हुए जैसल ने उसे अपनी लंबे चौड़े सीने में छुपा लिया और अपने दूसरे हाथ से तुरंत ही अपनी गन उठा ली। कार की खिड़की खोल जैसल ने अपना हाथ बाहर निकाला और एक के बाद एक फायर करने लगा। जैसल की कार के ठीक सामने कुछ दूरी पर एक जली गाड़ी खड़ी थी, जिस पर से कुछ आदमी लगातार जैसल की गाड़ी पर फायरिंग कर रहे थे। अब तक राका और बाकी के गार्ड्स ने जैसल की कार को चारों ओर से घेरा बना लिया था और अपनी गन से सामने खड़े दुश्मनों पर कंटिन्यू फायरिंग कर रहे थे। गोलियों की बौछारें और गाड़ी के टूटते हुए कांच के टुकड़ों से डरते हुए आहना जैसल के सीने में दुबकती जा रही थी। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार मौत को इतने करीब से देखा था। जैसल का पूरा ध्यान इस वक्त दुश्मनों पर था। वे लगातार फायरिंग कर रहा था, शायद कार से उतरना चाहता था और उन हमलावरों को जान से मारना चाहता था, लेकिन आहना को इस तरह अकेला छोड़ने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। गोलियों की अंधाधुंध फायरिंग के बाद आखिरकार माहौल अब बिल्कुल शांत हो चुका था। राका भागकर जैसल के पास आता है और कहता है, बॉस सारे दुश्मन ढेर हो गए हैं, आप दूसरी कार में सेफली जाए, ये सब मैं संभालता हूँ।
کس نے کروایا ہے یہ حملہ؟ اس کی انفارمیشن مجھے جلد سے جلد چاہیے راکا۔ جیسل کی لال آنکھیں غصے میں اور بھی سرخ ہو گئی تھی، اس کا چہرہ غصے میں بالکل کالا پڑتا جا رہا تھا۔ وہ آہنا کو اپنے سینے سے اٹھاتا ہے تو دیکھتا ہے اس کی آنکھیں بند ہے، اس کے شریر پر شاید بالکل بھی طاقت نہیں بچی تھی، اس لیے اس کی گردن ایک طرف جھک گئی۔ یہ دیکھ جیسن بے چین ہو اٹھا، وہ آہنا کے گال پر تھپکیا دیتے ہوئے اسے جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ آہنا اٹھو، گیٹ اپ، لیکن آہنا کچھ ریئیکٹ نہیں کر رہی تھی۔ جیسل آہنا کو باہوں میں لیے ہوئے ترنت کار سے نکلتا ہے اور پیچھے کھڑی کار میں بیٹھ جاتا ہے۔ جلدی چلو جیسل ڈرائیور کو آرڈر دیتا ہے تو کار تیزی کے ساتھ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ آہنا بالکل نہ ڈھالتی اور جیسل نے اسے اپنی گود میں لٹا رکھا تھا۔ اسے ایسے دیکھ جیسل کافی بے چین ہو رہا تھا اور جب اس کی نظر آہنا کی کلائی سے بہہ رہے خون پر پڑی تو اس کا کلیجہ دھک دھک کرنے لگا۔ کار کے ٹوٹے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں نے شاید آہنا کی کلائی کو زخمی کر دیا تھا۔ جیسل ترنت اس کی کلائی پکڑتا ہے۔ اس خون کو دیکھتے ہوئے اس کی سانسیں تیز ہونے لگتی ہے۔ اگر 5 منٹ میں ہم ہاسپٹل نہیں پہنچے تو تم اپنی ساری زندگی ہاسپٹل میں بتاؤ گے۔ جیسل کی دھمکی سن ڈرائیور، جس نے گاڑی کی اسپیڈ پہلے سے ہی کافی بڑھا رکھی تھی، اب وہ گاڑی کو ہوا میں اڑانے لگا تھا۔ کچھ ہی پلوں میں گاڑی ایک ہاسپٹل کے باہر رکتی ہے اور جیسل بنا ایک پل گوائے ترنت آہنا کو باہوں میں لیے ہوئے ہاسپٹل کے اندر جاتا ہے۔ اس دوران ہوا میں لہراتی ہوئی آہنا کی کلائی سے خون کی بوندیں رستے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ترنت آہنا کو وارڈ کے اندر لے کر جاتے ہیں اور جیسل کو باہر رکنے کے لیے کہتے ہیں، لیکن جیسل اپنے علاوہ کسی کی کہاں سنتا ہے۔ اس نے ڈاکٹرز کی بات انسنی کی اور وہ بھی آئی سی یو وارڈ کے اندر جا کر کھڑا ہو گیا۔ آہنا کی سانسیں دھیمی چل رہی تھی، اس لیے سب سے پہلے اسے آکسیجن ماسک پہنایا گیا۔ اس کا پراتھمک اپچار شروع ہو گیا تھا اور اس کے ہاتھ پہ لگے گھاؤ کی ڈریسنگ بھی اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ جیسل اسی کمرے کے ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا، وہ ایک پل کے لیے بھی آہنا کے چہرے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک لیڈی ڈاکٹر جیسل کے پاس آ کر کہتی ہے، تھوڑی دیر میں ہوش آ جائے گا انہیں۔ کلائی میں کانچ کافی گہرا چبھ گیا تھا، پر ڈونٹ وری، ڈریسنگ اچھے سے ہو چکی ہے اور گھاؤں بھی جلدی بھر جائے گا۔ جیسل کوئی جواب نہیں دیتا، بس دیوار سے ٹک کر ایکسپریشن لیس ہوئے چپ چاپ آہنا کو نہار رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنا سر جھٹکتے ہوئے روم سے باہر نکل جاتی ہے اور ان کے پیچھے نرسیں بھی وہاں سے جا چکی تھی۔ جیسل آہنا کے نزدیک آیا اور کچھ پل اسے ایسے ہی نہارتا رہا، تبھی اس کا فون رنگ ہوا تو اس نے جلدی ہی فون کو سائلنٹ کیا اور روم سے باہر نکلا۔ میں تھوڑی دیر میں آیا، میری وائف کا دھیان رکھے گا۔ روم کے باہر کھڑی نرس سے اپنی بات کے جیسل وہاں سے کچھ دور چلا گیا۔ آئی ایم لسننگ راکھا، بوس سلطان کے علاوہ کون ہی ہو سکتا ہے؟ خبر پکی ہے، یہ اسی کا کام ہے۔ راکا کی بات سن جیسل کے ہاتھوں کی مٹھیاں کس گئی۔ وہ دانت پیستے ہوئے کہتا ہے، یہ اس کا آخری کام تھا، ہمیشہ چھپ کر وار کرتا ہے، لیکن اب شکار کو اپنی قید میں کرنے کے لیے جال بچھانا ہی پڑے گا، اس کے بل سے نکلنے کا انتظار اب میں اور نہیں کر سکتا۔ راکا، مجھے وہ چاہیے، جو کرنا ہے کرو، آئی وانٹ ریزلٹ رائٹ باس۔ جیسل نے کال کٹ کیا اور اپنی آنکھیں بند کر ایک گہری سانس لی۔ آہنا دھیرے دھیرے کر کے اپنی آنکھیں کھولتی ہے تو نرس ترنت ہی ڈاکٹر کو بلاتی ہے۔ وہ ڈاکٹر آہنا کے پاس آتی ہے اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتی ہے، اب کیسی ہے آپ مسز ٹھاکر؟ مسز ٹھاکر؟ یہ شبد سنتے ہی آہنا کو ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں تیر مار دیا ہو۔ وہ خاموش رہ گئی۔ تبھی نرس ایک انجیکشن لے کر آتی ہے اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں دیتی ہے اور ڈاکٹر آہنا کی بازو میں انجیکشن لگانے لگتی ہے تو آہنا گھبراتے ہوئے کہتی ہے، مجھے اس سے ڈر لگتا ہے، پلیز اسے مت لگائیے۔ مسز ٹھاکر، یہ ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کافی زیادہ ویک ہے، آپ کو اس سے انرجی ملے گی، انسٹنٹ انرجی ملے گی۔ ڈاکٹر نے اتنا کہا اور آہنا کی بازو میں انجیکشن لگایا۔ آہنا کے چہرے پر درد کی لکیریں دکھی، لیکن اگلے ہی پل وہ ایکسپریشن لیس ہو گئی، سارا درد اپنی آنکھوں میں سما کے وہ اس ڈاکٹر کی طرف دیکھتی ہے۔ آپ کے پاس ایسا کوئی انجیکشن نہیں ہے جس سے میری زندگی کے سارے درد مٹ جائے؟ ڈاکٹر اسمنجس میں کہتی ہے، میں سمجھی نہیں آپ کی بات، کیا کہیں اور درد ہو رہا ہے؟
क्या कोई ऐसा घाव है जिसे हम देख नहीं पाए? अब तक आहना की आंखों में आंसू भर आए, वो हाँ में अपना सिर हिला कहती है। हाँ, एक ऐसा घाव है जिसे मैं किसी को भी नहीं दिखा सकती, क्योंकि वो घाव सिर्फ महसूस किया जा सकता है। डॉक्टर आहना के कंधे पर हाथ रख हैरान हुए कहती है, आप ठीक है मिसेस ठाकुर? क्या मैं आपके हस्बैंड को बुलाऊं? आहना उस डॉक्टर का हाथ पकड़कर कहती है, अगर बुला सकती है तो मेरी मौत को बुला दीजिए। कोई ऐसा इंजेक्शन मुझे लगा दीजिए जिससे मेरी सांसें खुल जाए। मैं जीना नहीं चाहती। लेकिन क्यों मिसेस ठाकुर? आहना को दर्द में देख तो डॉक्टर भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। कुछ सपने थे जो अधूरे रह गए, कुछ सपने थे जो दूर हो गए। जिंदगी में बाकी है तो सिर्फ दर्द, अकेलापन। अब जीना बोझ सा लग रहा है। प्लीज मुझ पर ये एहसान कर दे, मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे। आहना की बातें सुनकर वो डॉक्टर और नर्स दोनों ही एक दूसरे का मुंह ताकती रह गई। आहना सिसक सिसक कर रो रही थी। आंसू का बोझ उसकी घनी पलकों से उठाया नहीं जा रहा था और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। दवाइयों के असर में उसे नींद ने अपने आगोश में जकड़ लिया, लेकिन आंसू अभी भी उसकी पलकों में ठहरे हुए थे। ये आंसू सिर्फ उसकी आंखों से नहीं, बल्कि पिछले कुछ वक्त से दरवाजे के पास खड़े जैसल की आंखों में भी भर आए थे। उसने आहना का कहा हुआ एक एक शब्द अपने कानों से सुन लिया था। उसके आंसुओं के जरिए बह रहे उसके दर्द को अपनी आंखों से देख रहा था। आहना के दर्द में ना चाहते हुए भी उसकी आंखें आंसुओं से गीली हो गई। अपनी माँ की मौत के बाद शायद आज पहली बार उसकी आंखों से आंसू निकले थे। हमें इनके हस्बैंड से बात करनी चाहिए, नर्स ने डॉक्टर की तरफ देख कर कहा। तुम इसका ध्यान रखो, मैं मिस्टर जैसल से बात करती हूँ। अब तक जैसल के कदम खुद ब खुद पीछे खींच गए थे। वे कमरे से दूर जाकर खड़ा हो गया था। सांसें तेज थी, पलकें भीगी थी, चेहरे पर कुछ दर्द सा उभरा हुआ दिखाई दे रहा था। तभी वे डॉक्टर जैसल के पास आती है और कहती है, मिस्टर जैसल, प्रताप सिंह आपकी वाइफ के बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जैसल अपनी लाल आंखों से इस डॉक्टर को देखते हुए कहता है, मैं उसे घर लेकर जा रहा हूँ। जैसल आहना के रूम की तरफ बढ़ा ही था, इस डॉक्टर की आवाज उसके कानों पर पड़ती है और उसके कदम थम जाते हैं। आई थिंक शी इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। जैसल ने पलटकर उस डॉक्टर की ओर देखा तो वे जैसल के नजदीक आकर बोली, देखिए सर, जितना मैंने आपकी वाइफ को समझा, मुझे लग रहा है कि वे काफी ज्यादा डिप्रेस्ड है। उनके अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं बची है। अगर आपने उनकी बीमारी को वक्त रहते सीरियसली नहीं लिया तो एक दिन ऐसा आएगा जब वे खुद को खत्म कर लेगी। ये सुनते ही जैसल के हाथों की मुठ्ठियां इतनी जोर से कस गई कि उसके हाथों में नीली नसें बाहर आने को उतारी हो गई। वो डॉक्टर अपनी बात को जारी रखते हुए कहती है, आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से सलाह ले लीजिए, लेकिन इससे भी बढ़कर उन्हें आपके प्यार और अपनेपन की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्हें एक पल के लिए भी तन्हा ना छोड़िए, वरना उनके साथ कुछ भी हो सकता है। उनकी जान भी जा सब उस डॉक्टर की बात पूरी हो पाती उससे पहले ही जैसल का हाथ उसके गले तक पहुंच गया। वो डॉक्टर हद से ज्यादा डर गई। जैसल गुस्से में लाल हुए बोला, लगता है इस हॉस्पिटल में नहीं हो डॉक्टर, लगता है इस हॉस्पिटल में नहीं हूँ। डॉक्टर हो या भगवान, जैसल मुकुट सिर्फ अपने आप की सुनता है। किसी की बकवास में से उसका दिमाग खराब हो जाता है। अगली बार याद रखना, जैसल मुकुट के सामने ज्यादा जुबान नहीं चलाते। इतना के जैसल ने झटके से उसका गला छोड़ा तो वह डॉक्टर खुद को संभालते हुए तुरंत वहां से चले गई। जैसल ने अपनी दो अंगुलियों से अपना माथा अजीब तरह से रगड़ा और एक गहरी सांस लेते हुए आहना के बेडरूम के अंदर गया। आहा ने आंखें बंद किए, खामोश लेटी थी। शायद वे गहरी नींद में थी। उसकी कलाई में पट्टी बंधी हुई थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ सा लग रहा था। आहना ने आहना के कहे शब्द जैसल के कानों में गूंज रहे थे। कुछ सपने थे जो अधूरे रह गए, कुछ अपने थे जो दूर हो गए। जिंदगी में बाकी है तो सिर्फ दर्द, सिर्फ अकेलापन। अब जीना बोझ लग रहा है, प्लीज मुझ पर ये एहसान कर दे, मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दे। जैसल आहना के नजदीक एक चेयर पर बैठ जाता है और उसके सिर पर अपना कांपता हुआ हाथ हौले से रखता है। आहना के दर्द से भरे मासूम चेहरे को जैसल एकटक अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। जैसल आहना की तरफ झुकते हुए उसके गाल पर रखी आंसू की बूंद को अपने लबों से पी जाता है।
कुछ पल उसे ऐसे ही निहारने के बाद जैसल बड़े आराम से उसे अपनी लंबी तगड़ी भुजाओं में नाजुक गुड़िया की तरह उठा लेता है। आहना को बाहों में उठा हुए जैसल उसे हॉस्पिटल से बाहर लेकर जाता है। दूसरी तरफ ध्रुव अपने ऑफिस के केबिन में बैठा था, अपने लैपटॉप पर उंगलियां चलाते हुए। ध्रुव के होठों पर एक मुस्कान आ गई। वो खुद से ही कहता है, ये खबर जेम्स को देनी होगी कि हमारे हथियारों की डील पक्की हो चुकी है। जेम्स मेरे काम से इम्प्रेस जरूर होंगे। ध्रुव ने अपना फोन अपने हाथ में लेना ही चाहा कि तभी उसका मोबाइल रिंग हुआ। कॉल रिसीव होते ही उसके कानों में उसकी जो खबर पड़ी उससे वे थोड़ा परेशान हो गया। जेम्स पर हमला, वेट फॉर मी, मैं अभी आया। ध्रुव अपने लैपटॉप को फोल्ड कर केबिन से बाहर निकला ही था कि दूसरी तरफ से आ रही चारू उससे टकरा गई। ध्रुव ने चारू की कमर में हाथ डाल उसे गिरने से बचाया। चारू का हाथ इस वक्त ध्रुव के सीने पर रखा हुआ था, जिससे ध्रुव की धड़कनें तेजी से भागने लगी थी। लेकिन जैसे ही उसे जैसल पर हमले की बात याद आई, उसने तुरंत ही चारू को आजाद किया और हड़बड़ाते हुए बोला, मुझे बहुत जरूरी काम है चारू, मैं तुमसे बाद में मिलता है। ध्रुव वहां से आगे बढ़ा कि चारू ने उसकी बाजू पकड़ ली और उदास होते हुए बोली, तुमने ही तो मुझे बुलाया कि हम घूमने चल रहे हैं और अब तुम ही जा रहे हो। ध्रुव ने चारू के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, सॉरी चारू, काम सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तुम्हें छोड़कर मैं कभी नहीं जाता और लौट कर मैं इतना सारा वक्त तुम्हें दूंगा। सॉरी वंस अगेन। इतना के ध्रुव वहां से चला गया और चारू कुछ पल उसे निहारती रही। जब उसे ये बात निश्चित हो गई कि ध्रुव जा चुका है तो वो तुरंत ही उसके केबिन के अंदर आई और एक नजर चारों ओर दौड़ाते हुए उसके लैपटॉप को अनफोल्ड करके उसकी स्क्रीन को देखने लगी। पासवर्ड क्या हो सकता है? चारू को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ध्रुव के लैपटॉप का पासवर्ड क्या होगा, क्योंकि उसे ध्रुव के बारे में ज्यादा कुछ पता भी नहीं था। कई सारे पासवर्ड डालने के बाद भी लैपटॉप ओपन नहीं हुआ तो चारू के चेहरे पर झल्लाहट के भाव दिखाई देने लगे। वे दांत पीसते हुए कहती है, तो मुझे तुम्हारे इतने क्लोज आना होगा कि मैं तुम्हारी सांसों की भी खबर रख पाऊं। पासवर्ड तो दूर की बात है। हवेली के बाहर जैसल की कार आकर रुकी। अब तक आहना नींद से जाग चुकी थी। वे आंखें खोलती है तो अपना सिर जैसल की गोद में रखा पाती है और जैसल की उंगलियां उसके बालों को सहला रही थी। आहना तुरंत ही हड़बड़ा कर उठती है। वे तिरछी निगाहों से एक नजर अपने बगल में बैठे जैसल को देखती है और फिर अपना मुंह मोड़ लेती है। जैसल आहना को कुछ पल देखता है, तभी ड्राइवर जैसल की तरफ का गेट खोलता है तो वे कार से बाहर उतर आहना की तरफ जाता है। दूसरी तरफ का गेट खोल जैसल उसकी कलाई पकड़ता है और उसे आराम से बाहर निकालता है। आहना के कदम जमीन पर पड़े ही थे कि जैसल ने झटके से उसे अपने सख्त बाजुओं में उठा लिया। आहना की हथेली खुद ब खुद जैसल के सीने पर रुक गई। वे घबराते हुए कहती है, मैं चल सकती हूँ, मुझे नीचे उतारो। जैसल अपना चेहरा घुमाकर आहना को निहारता है पर कोई जवाब दिए बिना अपने लंबे लंबे कदम बढ़ा हवेली के अंदर चला जाता है। हॉल में सोफे पर मुकुट बैठे थे जो किसी फाइल को पढ़ने में उलझे हुए थे। तभी नंदिता उनके पास आई और चाय का कप उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली, एक बार आप फिर से डॉक्टर से बात करें। ठाकुर साहब, हमने सुना है हमारे देशों में कैंसर का इलाज इस देश से बेहतर होता है। सख्ती आने ही वाला है, वे आपको लेकर जाएगा। भगवान ने चाहा तो आप ठीक हो जाएंगे। मुकुंद हल्का मुस्कुराकर कहते हैं, आप वाकई चाहती है कि हम ठीक हो जाए? निंदिता के चेहरे पर अब गुस्से के भाव आ गए थे। वे झल्लाते हुए कहती है, जब से आपका लाडला बेटा फिर लौटा है आप तो बदलते जा रहे हैं ठाकुर साहब। लगता है अभी भी यह गलतफहमी पाल रखी है कि वह आपकी खातिर लौटा है। मुकुंद ने नंदिता की तरफ देखा लेकिन कुछ जवाब देने से पहले ही उनकी नजर दरवाजे से अंदर की तरफ आ रहे जैसल पर पड़ती है। आहना को जैसल की बाहों में देख मुकुंद परेशान होते हुए जैसल के सामने आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ बिटिया को? तबीयत तो ठीक है? जैसल अपने कदम एक पल के लिए रोकता है लेकिन अगले ही पल वे आहना को अपनी गोद में ले सबको इग्नोर करते हुए सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। मुकुंद और नंदिता बस उसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। तो वहीं कुछ दूर खड़ी काशवी का चेहरा भी आहना को जैसल की बाहों में देखकर गुस्से से भरा हुआ दिखाई दे रहा था।
जैसल सीधा अपने कमरे में आता है, आहना को बिस्तर पे आराम से रखता है। आहना को बिस्तर पे लेटा जैसल एक नजर भी उसे नहीं देखता और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ जाता है। आहना भी कुछ व्यक्त नहीं करती, उसकी निगाहें छत की सीलिंग को एकटक निहार रही थी। आंखों में सूनापन था और चेहरा मुरझाया हुआ था। वॉशरूम के अंदर शावर के नीचे भीगते हुए जैसल दीवार पर अपनी दोनों हथेलियां टिकाए खड़ा था। पानी की बौछार उसके सिर से होते हुए चेहरे से लेकर बरोड़ सीने से नीचे फिसलती जा रही थी। इस वक्त जैसल की आंखें सुर्ख लाल थी, जैसे उन आंखों में कोई ज्वाला जल रही हो। सांसें तेज थी। बार बार आहना का वो रोता हुआ चेहरा उसकी आंखों में तैर रहा था। वो सब जो आहना ने हॉस्पिटल में उस डॉक्टर से कहे थे, जैसल के कानों में हर पल गूंज रहे थे। जैसल दीवार पे एक जोर का मुक्का मारता है और दांत पीसते हुए कहता है, नहीं। जैसल मुकुंद ने अपनी जिंदगी में जितनी भी क्रूरता की है, उसके लिए वे कभी नहीं पछताया। तुम मुझे मेरे उसूल तोड़ने पर मजबूर नहीं कर सकती। तुम मुझे बदल नहीं सकती। आई डोंट केयर अबाउट योर पेन। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें दर्द में देखकर मैं अपने किए पर पछताऊंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने आप को खुद के लिए भी नहीं बदलूंगा, कभी नहीं। इस वक्त जैसल का चेहरा साफ बता रहा था कि वे खुद से ही झूठ बोलने की कोशिश कर रहा है, अपने जज्बातों को झुठलाने की नाकाम कोशिश में लगा हुआ है। बल्कि सच तो ये है कि जब से उसने आहना के मुंह से वे सब सुने थे, तब से दुनिया भर की सारी बेचैनी उसके दिल में सिमट कर ठहर गई थी। घंटों तक दीवार में अपनी हथेली ठिकाए वे अपने सिर को नीचे झुकाए हुए और आंखों को बंद किए जैसल उस पानी में भीगता रहा। मुकुंद इस वक्त अपने कमरे में बैठे हुए थे। उनके सामने सोफे पर एक लॉयर बैठा हुआ था, जिससे वे कुछ जरूरी डिस्कशन कर रहे थे। तभी नंदिता कमरे में आती है। नंदिता को देखते ही मुकुंद उस लॉयर को वहां से जाने का इशारा करते हैं। नंदिता सवालिया लहजे में कहती है, वकील का क्या काम था यहाँ? इतना तो आपको भी पता होगा कि वसीयत बनवाने के लिए वकील की ही जरूरत पड़ती है। मुकुंद ने बेपरवाही से कहा। नंदिता भुएं चढ़ाते हुए कहती है, इसमें वसीयत बनवाने की क्या जरूरत है? सब कुछ सख्ती का ही तो है। जैसल तो सालों पहले ही कह चुका था कि उसे इस विरासत से कुछ नहीं चाहिए, और वैसे भी उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है कि उसे इन सब की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आप सब कुछ शक्ति के नाम ही करेंगे ना? इस आखिरी सवाल में नंदिता के मन की आशंका साफ जाहिर हो चुकी थी। वे मुकुट के जवाब का इंतजार कर रही थी, लेकिन मुकुट कुछ जवाब दिए बिना ही उस कमरे से बाहर निकल गए। नाइट वेयर लोअर शर्ट में जैसल कमरे में रखे सोफे पर टिक कर बैठा था। बिना सिगरेट के बैठना तो शायद उसके लिए मुमकिन था ही नहीं, इसलिए हमेशा की तरह सिगरेट के कस भर रहा था। चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, तो वहीं उसकी गहरी नजरें इस वक्त बेड पर सो रही आहना पर ठहरी हुई थी। तभी कमरे का दरवाजा नॉक होता है। जैसल अपनी सिगरेट को एस्ट्रे में बुझा दरवाजे की ओर बढ़ जाता है। दरवाजे की दहलीज के उस पार एक मेड खड़ी थी, जिसके हाथ में कांच का गिलास था जो कि दूध से भरा हुआ था। जैसल उस गिलास को अपने हाथ में लेता है और फिर वापस से दरवाजा बंद कर लेता है। दूध का गिलास बेड के पास साइड टेबल पर रखते हुए जैसल आहना के सिरहाने खड़ा हो जाता है और उसे छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आज पहली बार आहना को छूने से पहले उसे सोचना पड़ रहा था। वे एक बार अपना हाथ पीछे खींच लेता है, लेकिन फिर दोबारा वह अपना हाथ आगे बढ़ा आहना के सिर पर रखता है और उसके बालों को सहलाते हुए सहज आवाज में कहता है, आहना गेट अप। आहना की आंखों में भी नींद वहां थी, लेकिन जैसल का सामना करने से अच्छा तो वह आंखें बंद किए सोने का नाटक करती रहे। यही रास्ता शायद उसे ज्यादा सरल लग रहा था। तभी तो इतनी देर से चुपचाप आंखें बंद किए लेटी थी। लेकिन जैसल ने जैसे ही उसे छुआ, उसका अपने नाटक को जारी रखना मुश्किल सा होने लगा। जैसल भी आहना के चेहरे के भाव पढ़कर समझ चुका था कि आहना सो नहीं रही है। वे आहना की तरफ झुकते हुए उसके कान के पास अपने होंठ ले जाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ तुम सो नहीं रही, क्योंकि तुम्हें नाटक करना नहीं आता। जैसल की बात सुन आहना ने झट से अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। जैसल ने एक नजर उसके सहमे हुए चेहरे को देखा, फिर साइड टेबल से दूध का गिलास उठा आहना की तरफ
बढ़ाते हुए बोला, ये लो दूध पी लो। आहना उस गिलास की तरफ देखती है, फिर अपना मुंह फेरते हुए कहती है, नहीं मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो तुम्हें मेरा छूना भी नहीं लगता, पर फिर भी मैं तुम्हें छूता हूं ना, जेसल ने एक्सप्रेशन लेस होकर कहा। जेसल की बात सुन आहना ने अपना चेहरा घुमाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ जवाब नहीं दे पाई। जेसल आहना की तरफ दूध से बड़ा भरा गिलास बढ़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता, मुझे मजबूर मत करो। आहना लो जल्दी खत्म करो इसे। जेसल की आवाज, उसके बोलने का तरीका, उसकी नजरें आज इतनी ज्यादा सहज थी जितनी कि इससे पहले कभी नहीं थी। वह बिल्कुल शांत था। आहना को जेसल की खामोशी से कुछ हैरानी भी हो रही थी तो कुछ डर भी लग रहा था। वह जानती थी कि जेसल को इनकार पसंद नहीं। फिलहाल वह इस हालत में थी कि जेसल की कोई हैवानियत सहन नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने दूध का गिलास अपने हाथ में लिया, आंखें कसकर बंद की और एक सांस में पूरा गिलास खत्म कर दिया। उसे ऐसे देख जैसल के होठों पर एक फीकी सी मुस्कान आ गई, जिसे उसने अपने होठों पर आने के साथ ही बुझा दिया। आहना के हाथ से दूध का गिलास लेकर जैसल उसे साइड टेबल पे रखता है और फिर आहना की तरफ अपनी गहरी नजरों से देखते हुए उसके करीब आने लगता है। आहना घबराई हुई नजरों से उसे देखने लगती है, लेकिन अब तक जैसल ने उसके छोटे से मासूम चेहरे को अपने एक हाथ से पकड़ लिया था और अपने हाथ के अंगूठे से उसके लिप्स कॉर्नर पर लगे दूध को जोगी मोच की तरह उसके लिप्स के आसपास ठहर गया था, उसे बड़ी अदा के साथ पहुंचने लगा। आहना की आंखें बंद हो चुकी थी। जैसल का मन तो हो रहा था कि अपने तब तक कि वह अपने तपते हुए होंठ आहना के मुलायम गुलाबी होठों से मिला दे, लेकिन जाने क्या सोचकर उसने खुद को रोक लिया। तुमने दवाई ली? जैसल की आवाज सुन आहना ने आंखें खोली। जैसल ने दोबारा अपनी बात की, नहीं लेना। आहना ने ना में अपना सर हिलाकर कहती है, मुझे नहीं लेनी। आई एम फाइन। जैसल अपने हाथ में दवाई लिए हुए आता है और आहना के करीब होकर कहता है, पर मैं तो खिलाऊंगा अगर तुमने इनकार किया तो जैसे चॉकलेट्स खिलाई थी वैसे दवाई भी खिला दूंगा। ये सुनते ही आहना ने जैसल की तरफ हैरानी से देखा। उसे याद आया कि किस तरह जैसल ने उसे जो जबरदस्ती किस करते हुए चॉकलेट्स खिलाई थी। उसने तुरंत ही अपने कांपते हाथ जैसल की ओर बढ़ाते हुए दवाई ली और बिना मन के इस दवाई को खा लिया। एक घूंट पानी पीकर आहना वापस बिस्तर पे लेट गई। जैसल भी बेड की दूसरी तरफ से आहना के बगल में लेट गया। उसकी नजरें आहना पर थी। तो आहना ने उसकी तरफ पीठ की हुई थी और कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी। जैसल कुछ पल खामोश लेटा रहा, फिर अचानक आहना की बाजू में अपना हाथ रखा तो आहना कांप उठी। उसका दिल धक धक करने लगा। वे किसी भी कीमत पर जैसल की तरफ पलटना नहीं चाहती थी, क्योंकि शायद उसे अंदाजा था कि जैसल उसके साथ क्या करने वाला है। जैसल ने आहना की बाजू पकड़ जबरदस्ती उसे अपनी तरफ घुमाया। आहना ने एक नजर जैसल को देखा, फिर कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। जैसल ने उसके कोमल गाल पर अपनी हथेली रख सर्द आवाज में कहा, आई वॉन्ट समथिंग। ये सुन आहना ने नम आंखों से उसे देखा और दर्द भरी आवाज में बोली, तुम्हारे अंदर सच में दिल नहीं है क्या? तुम्हें मेरे दर्द से जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता? और अगर मैं कहूँ कि पड़ता है, फर्क होने लगी है तुम्हारे दर्द की परवाह मुझे तो, जैसल ने एक्सप्रेशन लेस होकर ये सवाल किया, तो मुझे कभी यकीन नहीं होगा। इतना कि आहना ने वापस अपना मुंह मोड़ लिया और जैसल की तरफ अपनी पीठ कर ली। जैसल कुछ पल खामोश रहा, फिर अगले ही पल उसने आहना की बाजू पकड़ उसे अपनी तरफ खींचा। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, आहना ने चिढ़ते हुए कहा। जैसल उसके चेहरे को देखते हुए कहता है, बस बातें करनी है तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुन आहना एक पल के लिए हैरान रह गई। जो इंसान हर वक्त उसके साथ जबरदस्ती सिर्फ अपनी फिजिकल नीड को पूरा करता था, आज वह कह रहा है कि उसे सिर्फ बातें करनी है और कुछ नहीं। वह हिचकिचाते हुए कहती है, मुझे नींद आ रही है। झूठ मत बोलो, तुम्हारी इन आंखों में दूर दूर तक नींद दिखाई नहीं दे रही। अगर तुम मुझसे बातें नहीं करोगी तो फिर मैं वो करूंगा जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसल आहना के होठों को अपने अंगूठे से रब करते हुए मधुर आवाज में कहता है, आई विल टच योर बॉडी। जैसल की बातें भले ही सहज थी,
وہ गुस्से में तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, लेकिन आहना को कि इस शांत बिहेवियर से भी काफी ज्यादा डर लग रहा था। वे मासूमियत से कहती है, अगर मैं तुम्हारी बात सुन लूंगी तो फिर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ना। जेसल एक्सप्रेशन लेस होकर ना में अपना सिर हिला देता है तो आहना उठकर बैठ जाती है और जेसल की तरफ देखते हुए कहती है, मैं सुन रही हूँ, बोलो। जेसल भी उठकर बैठ जाता है और आहना के चेहरे को देखते हुए कहता है, मैंने कहा मुझे तुमसे बातें करनी है, इसका मतलब तुम्हें भी बात करनी है मुझसे, सिर्फ सुनना नहीं है। आहना को आज जेसल का स्वभाव, उसका व्यवहार बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जेसल अपनी हैवानियत का हर रूप दिखाने के बाद ये कौन सा नया रूप दिखाने की कोशिश कर रहा है। जेसल आहना की उस कलाई को गोले से पकड़ता है जिसमें उसे चोट लग गई थी। उसकी कलाई को अपने दूसरे हाथ से सहलाते हुए कहता है, दर्द हो रहा है। आहना की आंखें डूबा गई थी। वे एकटक जेसल को देखते हुए बोलती है, बहुत। ये सुन जेसल उसकी कलाई को अपने लबों से चूमता है। आहना अपना हाथ पीछे खींच लेती है और जल्दी जल्दी अपनी पल के झपका अपने आंसुओं को आंखों के अंदर ही समाने की कोशिश करने लगती है। जेसल उसके दर्द भरे चेहरे को देख कांपती हुई आवाज में कहता है, मैं तुम्हें खूब खुश देखना चाहता हूँ। जेसल मुकुद किसी की जान लेने से पहले जिसके हाथ नहीं कांपते, गलत रास्ते पर चलते हुए जिसके पैर नहीं कांपते, आहना से एक छोटा सा लफ्ज कहने में आज उसकी जुबान कांप रही थी। लेकिन जेसल ने जो लफ्ज कहे उससे आहना हैरान जरूर हो गई थी। वो जेसल को ऐसे ही निहारती रही जैसे अभी भी कंफर्म करने की कोशिश कर रही थी कि उसने जो सुना वे सच था या उसकी गलतफहमी। जेसल अपनी जगह से उठता है और साइड टेबल के ऊपर रखे सिगरेट के बॉक्स से एक सिगरेट निकाल उसे अपने होठों तले दबा लेता है। सिगरेट को सुलगा उसके कस भरते हुए जेसल उस कमरे में रखे सोफे पर बैठ जाता है और धुआं उड़ाते हुए कहता है, मैं आज के बाद तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होऊंगा, मेरा मन भर गया है तुमसे। ये सुन आहना की आंख से ना चाहते हुए भी आंसू की एक बूंद बाहर लुढ़क गई। उसे समझ नहीं आया कि वे अपनी आजादी के लिए खुश हो या अपनी बर्बादी के लिए दुखी, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक खुशी झलक आई। वो बिस्तर से उठ कर जेसल के सामने जाकर खड़े हो जाती है और कहती है, सच में तो तुम मुझे जाने दोगे, मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ, मैं आजाद हूँ। आहना के चेहरे पर झुलकती खुशी ना जाने क्यों जेसल को दर्द दे रही थी। उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर ये भाव आने नहीं दिए और एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, मैंने सिर्फ ये कहा कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ फिजिकल नहीं होऊंगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। तुम मेरी आदत हो और कुछ आदतें कभी नहीं छूटती। तुम हमेशा मेरी आदत बनकर मेरे पास रहोगी। आहना का चेहरा जिस पर मुस्कुराहट के फूल खिलने ही शुरू हुए थे, वे फूल वापस से मुरझा गए। वो अपनी आंखों में आंसू लिए कहती है, तुम ही तो कहते थे कि तुम्हारे लिए मेरी वैल्यू एक सिगरेट के बराबर है जिसे तुमने अपनी तलब के लिए सुलगाया और फूंक दिया। ये तो तुम भी जानते होंगे कि एक ही सिगरेट को बार बार नहीं सुलगाया जा सकता, एक बार में ही वह सिगरेट जलकर राख हो जाती है। जब तुम दोबारा नशा करते हो तो दूसरी सिगरेट सुलगाते हो ना, तो फिर मुझे राख कर देने के बाद क्यों बार बार सुलगाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा मन भर चुका है तो प्लीज मुझे जाने दो ना, कोई और लाओ अपने नशे के लिए जो खुद तुम्हारी खातिर सुलगने के लिए तैयार हो, लेकिन मुझे जाने दो। ये कहते हुए आहना ने हाथ जोड़ लिए थे और बिलक बिलक कर रोने लगी थी। जेसल जो खामोशी से आहना की बातें सुन रहा था, उसे ऐसे रोते देख वे खुद को रोक नहीं पाया। वो अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को जमीन पे फेंक वह आहना के पास आया और उसका सिर पकड़ जबरदस्ती उसे अपने सीने से लगा लिया। आहना बस रोए जा रही थी। अपने गम में उसे ये भी याद नहीं रहा कि ये कंधा उसी इंसान का है जिसने उसे इतने दर्द दिए हैं। उसने जेसल की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भर लिया और शीशे से रोने लगी। जेसल खुद को मजबूत किए खड़ा था, लेकिन इस वक्त वे क्या महसूस कर रहा था उसकी आंखें साफ बयान कर रही थी। आहना की जुल्फों को सहलाते हुए जेसल ने अपनी आंखें बंद कर ली और आहना ने उसके सीने से लगे हुए अपना सारा दर्द बहा दिया। उसका रोना अब सिसकियों में बदल गया था और धीरे धीरे उसकी सिसकियां भी शांत होने लगी थी। उसके आंसू से जेसल की शर्ट
गीली हो गई थी। आहाना का शरीर अब ढीला पड़ता जा रहा था। वे खुद को काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी, जैसे आंखों से कोई भारी बोझ आंसुओं के जरिए उतर गया था। जैसल आहना को अपने सीने से उठाता है तो आहना अपनी लाल आंखों से उसे देखने लगती है। उसका पूरा चेहरा रो रो कर लाल पड़ चुका था, नाक से भी पानी बहने लगा था। आजाद कर दोगे ना मुझे? आहना ने काफी दर्द भरी आवाज में कहा। दवाई का असर था शायद, जो उसकी पलकें खुद ब खुद बंद होने लगी थी, जिन्हें वे जबरदस्ती जैसल के चेहरे पर टिकाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वे जैसल का जवाब सुनना चाहती थी। लेकिन जैसल कुछ कहे बिना आहना को झटके से अपनी बाहों में उठा लेता है और बिस्तर पे आराम से लेटा देता है। आहना की भारी आंखें बिस्तर में लेटते ही बंद होने लगी थी। अब तक जैसल भी आहना के नजदीक आकर लेट गया था। वो आहना का सिर उठाकर अपनी बाह में रखते हुए उसे अपने सीने में छुपा लेता है। आहना का कहा हुआ शब्द आहना का कहा हुआ एक एक शब्द जैसल को बस बेचैनी दिए जा रहा था। वे एकटक छत की सीलिंग को निहारते हुए आहना के बालों को सहला रहा था। दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई थी, इसलिए नींद तो उसके आसपास भी नहीं भटक रही थी। मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लेकिन खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यह बात जैसल ने अपने आप से कही और अपनी आंखें बंद कर ली। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।